बच्चों आज हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक्स और उनके टाइप्स। डाइलेक्ट्रिक्स कौन से मटेरियल होते हैं? एक प्रकार के इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी। एक तरह से ये इंसुलेटर्स ही हैं और ये दो टाइप के हैं, नॉन पोलर एंड पोलर। तो सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। ये वो मटेरियल्स हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड करता है। तो इन मॉलिक्यूल्स की शेप कैसी होती है? सिमेट्रिकल शेप। अगर हम नॉर्मल कंडीशंस में देखें तो इनके एक एटम या मॉलिक्यूल के पास नेट डायपोल मोमेंट क्या रहता है? ज़ीरो। जैसे हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं H2, N2, O2 एक्सेट्रा। अगर दो H एटम्स एक दूसरे से अटैच हैं, बॉन्डेड हैं, तो इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ भी कोई डायपोल मोमेंट नहीं है और यहाँ भी नहीं है, मीन्स कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं है। तो ये हमने दिखा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड करेंगे तो नेट डायपोल मोमेंट क्या रहेगा? ज़ीरो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अब हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा देते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा, ये हमारा एटम था जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बगैर रख रखा था, अब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवा देंगे। तो अब जो आपका एटम था उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को या सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज को किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव चार्ज को फोर्स कहाँ लगेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब चार्ज का क्या हो गया? सेपरेशन हो गया। तो एटम का क्या हो गया? पोलराइजेशन। अब ये पोलर एटम बन चुका है, इसका कोई ना कोई डायपोल मोमेंट है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, पी वेक्टर। तो अब हम कह सकते हैं कि जो पी वेक्टर है वो ज़ीरो नहीं है। तो इससे हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के हम नॉन पोलर एटम या मॉलिक्यूल को पोलर एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि एक एटम की बजाय मेरे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का पूरा सैंपल होता जिसमें बहुत सारे एटम्स होते, तो पूरा का पूरा सैंपल भी क्या हो जाता? पोलराइज। फॉर एग्जांपल ये मैंने पॉजिटिव प्लेट बना दी, ये मैंने नेगेटिव प्लेट बना दी और उसके अंदर मैंने एक सैंपल किसका रख दिया? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है, तो ये क्या करेगी? हर एटम में चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पीछे की साइड नेगेटिव, आगे की साइड पॉजिटिव। तो हर एटम एक डायपोल की तरह बिहेव करेगा, उसका एक नेट डायपोल मोमेंट होगा। तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा सैंपल क्या हो चुका है? पोलराइज्ड हो चुका है। इसी तरह से हम बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, in which center of positive and negative charges are separated by some distance। इसमें स्टार्टिंग में ही नॉर्मल कंडीशंस में ही क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में कुछ सेपरेशन होता है। तो नॉर्मल कंडीशंस में हम क्या कह सकते हैं? Each atom or molecule of polar material have net dipole moment। तो नॉर्मल कंडीशंस में मतलब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई नहीं किया है तो भी इनके पास कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा जो कि ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल HCl मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल एक्सेट्रा। HCl मॉलिक्यूल यूँ शो कर सकते हो, ये Cl है, ये H है, Cl माइनस होता है, H प्लस होता है, तो एक डायपोल मोमेंट जनरेट हो गया यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इन मॉलिक्यूल्स की शेप कैसी होती है? एसिमेट्रिक शेप होती है इन मॉलिक्यूल्स की।
क्योंकि हमारे पास अगर ये मॉलिक्यूल बनाना पड़े हमें तो हम इस तरह से शो करेंगे ओवल शेप में, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये हो गया आपका पी वेक्टर। अगर इसी तरह से मैं कोई सैंपल पोलर डाइलेक्ट्रिक का ले लेती, इसमें बहुत सारे एटम होते और उन सब का क्या होता, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें ये तो पता चल गया कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेपरेशन शुरू में ही है, तो इनके हर एटम के पास एक नेट डाइपोल मोमेंट है। लेकिन अगर मैंने इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की हुई तो टोटल सैंपल का जीरो डाइपोल मोमेंट आता है। सैंपल में बहुत सारे एटम्स हैं, सबकी रैंडम ओरिएंटेशन है, किसी का डाइपोल मोमेंट किसी डायरेक्शन में है, किसी का किसी डायरेक्शन में है। तो इस रैंडम सेपरेशन के कारण क्या होगा, इन सब का नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो। हर एटम को उठा के देखें तो डाइपोल मोमेंट है, लेकिन टोटल ओवरऑल देखें तो ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो तो डाइपोल मोमेंट भी ज़ीरो। ये सैंपल की बात हो रही है। कौन सा सैंपल है ये, पोलर डाइलेक्ट्रिक सैंपल। अगर उसी सैंपल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी बाहर से, इसको पॉजिटिव प्लेट बना दिया, इसको नेगेटिव प्लेट बना दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब यहाँ जितने भी एलिमेंट्री डायपोल से, मतलब जितने भी एटम्स के कारण डायपोल थे, वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो अब इन सब का डायपोल मोमेंट सम अप होके टोटल डायपोल मोमेंट दे देगा। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो नहीं है और इस समय पी की वैल्यू भी ज़ीरो नहीं है। तो इस समय हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पोलर डाइलेक्ट्रिक के ऊपर क्या असर पड़ता है और नॉन पोलर के ऊपर क्या असर पड़ता है। Now we discuss about dielectric polarization or relationship between the dielectric constant and electrical susceptibility. तो उसके लिए फिर से हम क्या ले रहे हैं, हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। ये पॉजिटिव प्लेट है हमारी, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसमें हमने एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का सैंपल रख दिया। वी प्लेस अ सैंपल ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन ई नॉट फील्ड। ठीक है, अब ई नॉट फील्ड के कारण इसके जितने भी टिनी एटम्स थे वो डायपोल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। तो जितने एटम हैं उतने डायपोल मोमेंट जनरेट हो गए, उतने इलेक्ट्रिक डायपोल्स जनरेट हो गए। ये पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव आएगा, इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव आएगा। मीन्स इस तरह से एटम्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया, वो डायपोल की तरह बिहेव कर रहे हैं और उनका एक नेट डायपोल मोमेंट है। अगर हम सेंटर में देखें, बीच में देखें, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को कैंसिल कर रहा है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को कैंसिल कर रहा है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि इस किनारे पर लेट दिस बी ए बी एंड दिस इज सी डी। तो ए बी साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो गया, मीन्स नेगेटिव चार्ज आ गया। सी डी साइड के ऊपर सारा पॉजिटिव चार्ज, तो एक और फील्ड जनरेट हो गई ई पी वैक्टर, जो कि बैक डायरेक्शन में है। और ये इंड्यूस चार्जेस के कारण है, पोलराइजेशन के कारण है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ फील्ड की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गई, आगे की तरफ ई नॉट फील्ड, पीछे की तरफ ई पी फील्ड। तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी, नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक की नेट फील्ड कम हो चुकी है, लेट इट बी ई। ई को हम क्या कहेंगे, ई नॉट में से क्या सब्ट्रैक्ट हो गया, ई पी। एक तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास। और ई क्या है यहाँ, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ई पी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। ओके,
अब हम बात करते हैं कि हर एटम एक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है। लेट Q इज द चार्ज ऑन, प्लस माइनस Q कह देते हैं, प्लस माइनस Q इज द चार्ज ऑन ईच डायपोल। एक का माइनस Q होगा और एक का प्लस Q। एंड X इज द सेपरेशन बिटवीन माइनस Q एंड प्लस Q। तो each atom have dipole moment, और एक एटम के पास डायपोल मोमेंट है, लेट इट बी P। तो वो P की वैल्यू क्या होगी, चार्ज को डिस्टेंस से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, एक एटम का डायपोल मोमेंट आ गया। लेट N इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैंपल। तो हम निकाल सकते हैं टोटल डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। लेट इट बी कैपिटल P। स्मॉल p को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, n से। तो n इंटू Q इंटू x, ये क्या आ गया, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम डायपोल मोमेंट डेंसिटी भी कह देते हैं। अब हम देखेंगे कि इस P की यूनिट्स क्या बनेंगी। P की वैल्यू किसके इक्वल आई थी, N Q X। N की यूनिट है पर मीटर क्यूब, चार्ज की कूलम, डिस्टेंस की मीटर। तो ओवरऑल यूनिट क्या बनी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसको हम और क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब हम बात करते हैं EP की। EP किसके इक्वल होगा, EP इज इक्वल टू सिग्मा आई बाई एप्साइलन, क्योंकि हम मीडियम की बात कर रहे हैं तो एप्साइलन नॉट तो आएगा नहीं, और इंड्यूस चार्जेस के कारण है ये फील्ड, तो इसलिए सिग्मा आई आया। सिग्मा आई किसके इक्वल होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब चार्ज भी कौन सा, इंड्यूस चार्ज बाय एप्साइलन। अब आप देखो, चेक करो, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये भी क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसका मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया की जगह मैं किसको रिप्लेस कर सकती हूँ, P को। तो EP की वैल्यू क्या आ गई, P बाय एप्साइलन। अब हम इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 2। अब ये जो P का कंसेप्ट आया, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इट इज प्रोपोर्शनल टू reduced value of electric field। ये जो P है, जो हमारे डायपोल मोमेंट डेंसिटी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी कह सकते हैं, ये किसके प्रोपोर्शनल है, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस वैल्यू ई किसके इक्वल थी, ई नॉट में से EP को माइनस किया था, तो यहाँ बराबर रखोगे तो दो कांस्टेंट आएंगे, एक एप्सिलॉन एक काई और मल्टीप्लाइड बाय ई। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, एंड इट इज यूनिटलेस, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 3। अब आपको पता है कि जो मीडियम की फील्ड है और वैक्यूम की फील्ड है, अगर मैं दोनों का रेशियो ले लूँ तो वो किसके इक्वल होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये फील्ड वैक्यूम में थी और ये मीडियम में थी, तो इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 4। अब सारी इक्वेशंस का यूज़ ना फर्स्ट इक्वेशन में करते हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख रही हूँ, ई की वैल्यू क्या थी, ई नॉट माइनस EP। यूजिंग ऑल दीज इक्वेशंस, अब तक हमने जितनी इक्वेशंस यूज़ की हैं सारी इसमें यूज़ कर दो। तो अभी ई को एज इट इज़ रहने दो, ई नोट को भी एज इट इज़ रहने दो। EP की वैल्यू मैं क्या रख सकती हूँ, P बाय एप्सिलॉन।
थर्ड इक्वेशन पर आ जाओ। P की वैल्यू में क्या रख सकती हूँ, एप्सिलॉन काई E बाय एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस काई इंटू ई। अब आप क्या करो, E वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो, E प्लस काई E इज इक्वल टू ई नॉट, E कॉमन आ गया, 1 प्लस काई इज इक्वल टू ई नॉट। तो अब हम क्या करते हैं, इस E को नीचे ले जाते हैं, तो 1 प्लस काई किसके इक्वल आ गया, ई नॉट बाय ई, और ई नॉट बाय ई को तो हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा था फोर्थ इक्वेशन में। इसका मतलब यहाँ पे मैं रेशियो को क्या लिख सकती हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओवरऑल हमें क्या मिल गया कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस काई। K is the dielectric constant and chi is the electrical susceptibility। तो काई से हमें क्या पता चलता है, किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ का पता चलता है। तो अगर आपको K की वैल्यू गिवन है तो आप काई निकाल सकते हो, K की वैल्यू में से एक माइनस करोगे तो काई आ जाएगा। अगर आपको काई गिवन है तो उसमें एक प्लस करके आप क्या निकाल सकते हो, K की वैल्यू, और दोनों के दोनों कैसे हैं, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस।